बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डे स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिफ़ाइन किया था। Biological molecules are those molecules which make the body of living organism. Biological molecules वो molecules होते हैं जो कि living organism की body बनाते हैं। In this way we can say that the body of living organisms is made up of biological molecules. Dear students, उसके बाद फिर हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की थी। बायोकेमिस्ट्री is the branch of biology that deals with the study of chemical components and chemical reactions that occurs in a living body is called biochemistry. बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनको स्टडी करना और इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की समझ आ सके। यानी आप यूँ समझ लें कि वो स्टूडेंट्स जो एंट्री टेस्ट क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं और मेडिकल कॉलेज के पहले साल में ही बायोकेमिस्ट्री स्टडी करते हैं ताकि उन्हें आसानी से एनाटॉमी की समझ आ सके और फिजियोलॉजी की समझ आ सके। जब बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होता है तो स्टूडेंट आसानी से ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ सकता है। और इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट्स को बायोकेमिस्ट्री का इल्म है, बायोकेमिस्ट्री का उसके पास नॉलेज है, वो आसानी से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको भी आसानी से समझ सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान की हड्डियां कमज़ोर हैं तो उसे डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप दूध पिएं, और दूध में विटामिन सी है और विटामिन डी है, दूध में विटामिन डी है। विटामिन डी की वजह से भी हड्डियां मजबूत होती हैं, तो डॉक्टर उसे रिकमेंड करता है कि आप दूध पिएं। और ये सब कुछ कैसे पता चला? ये बायोकेमिस्ट्री की वजह से पता चला। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और
इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी होती है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने मेटाबॉलिज्म की तारीफ की थी। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये एक ग्रीक वर्ड मेटाबॉली से बना है, और मेटाबॉली कहते हैं चेंज को। और इब्ने नफीस पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने मेटाबॉलिज्म की टर्म इस्तेमाल की थी। डियर स्टूडेंट्स, सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शन के मजमूए को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन ए सेल इज कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इनटेक ऑफ बायोकेमिकल। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए अपने इन्वायरमेंट से ये जो केमिकल्स हैं ये लेने पड़ते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इन केमिकल को खुराक की शक्ल में लेता है, उस खुराक को खाता है। उस खुराक के अंदर वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह। अब इस कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के और प्रोटीन के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शन से बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए लिपिड और प्रोटीन चाहिए, और इसी तरह बहुत से ऐसे केमिकल हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। यूज देम टू मेक केमिकल्स ऑफ लिविंग मैटर, यानी उन केमिकल्स को इस्तेमाल करता है ताकि अपना लिविंग मैटर बना सके, यानी अपनी बॉडी को बना सके, अपनी बॉडी के केमिकल्स को बना सके। क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी केमिकल की बनी हुई है, और केमिकल्स उनकी बॉडी में ऑर्गेनाइज हैं, एक तरतीब के साथ हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है इसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है। हम एनाबॉलिज्म को एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं और सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपलर सब्सटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, बहुत ही छोटे छोटे सब्सटेंस हैं। ये छोटे छोटे ये सब्सटेंस हैं। ये छोटे छोटे सब्सटेंस मिलकर एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। डियर स्टूडेंट्स, हम इसे
एनाबोलिज्म कहते हैं। एनर्जी इज नीडेड। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनाबोलिज्म में एनर्जी रिक्वायर होती है। यानी ये जो छोटे छोटे सब्सटेंस हैं या छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, अब इन मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी होगी तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन है, हम प्रोटीन खाते हैं, मीट खाते हैं, मीट क्या प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन है इसकी सबसे पहले ब्रेक डाउन होगी। जब ब्रेक डाउन होगी तो अमाइनो एसिड, लेट्स सपोज कि ये अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स, अब ये अमाइनो एसिड्स मिलकर ये प्रोटीन बनाएंगे। अब सिंपलर सब्सटेंसेस ने यानी अमाइनो एसिड्स ने मिलके प्रोटीन बनाई, हम इसे एनाबोलिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल मॉलिक्यूल कह लें, वाटर ये भी सिंपल मॉलिक्यूल, और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सब्सटेंस, वाटर सिंपल सब्सटेंस, और रिक्वायरमेंट क्या है एनर्जी की। और एनर्जी के साथ साथ एनर्जी किस शक्ल में होगी, एनर्जी होगी सनलाइट की शक्ल में, सनलाइट, और फिर ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज के साथ साथ ये ऑक्सीजन बनेगी। अब जो ग्लूकोज है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, C6H12O6। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, इससे ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। अब ग्लूकोज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सिंपल सब्सटेंस है, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है एनाबोलिज्म की। डियर स्टूडेंट्स, अब जो मेटाबॉलिज्म की जो सेकंड टाइप है, एनाबोलिज्म फर्स्ट टाइप और कैटाबोलिज्म ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप कैटाबोलिज्म है। कैटाबोलिज्म को हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं और डीजेनरेटिव रिएक्शंस भी कहते हैं। यानी कैटाबोलिज्म में क्या होगा, लेट्स सपोज कि ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है इसकी ब्रेक डाउन होगी, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में या छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ये टूट गया, ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, जिन्हें हम सिंपल मॉलिक्यूल्स कहेंगे या सिंपल सब्सटेंसेस कहेंगे, इस सब प्रोसेस में जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये टूटता है।
सिंपलर सब्सटेंसेस, ये सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपने एक घर है और उस घर को तोड़ना है, तोड़कर नया और बड़ा घर बनाना है। अब घर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जब उसको तोड़ेंगे अल्टीमेटली ईंटें बचेंगी। अब ईंटें क्या हैं? ईंटें अब सिंपल सब्सटेंसेस हैं। ये कैटाबॉलिज्म की एक सादा सी एग्जांपल है समझाने के लिए। एनर्जी इज रिलीज्ड, जो एनर्जी होती है वो इस प्रोसेस में रिलीज होती है, और इसकी जो एग्जांपल है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब रेस्पायरेशन की इक्वेशन को देखिए। ग्लूकोज जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसके साथ ऑक्सीजन, यानी जो रेस्पायरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, यानी एरोबिक रेस्पायरेशन है। अब इस एरोबिक रेस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ती है। जब ये बॉन्ड टूटते हैं, एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ एनर्जी रिलीज होती है। अब ग्लूकोज क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये सिंपल मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? ये सिंपल मॉलिक्यूल है और साथ ही एनर्जी रिलीज हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, यानी सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर लेट्स सपोज के इस जगह पर कैटाबॉलिज्म हो रहा है और इस जगह पर एनाबॉलिज्म हो रहा है। इसलिए कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं? ये कोऑर्डिनेटेड हैं। ये नहीं हो सकता कि सेल में सिर्फ एनाबॉलिज्म ही हो और कैटाबॉलिज्म ना हो, ऐसा नहीं है। सेल में हमेशा एनाबॉलिज्म भी हो रहा होता है और साथ कैटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है। बोथ रिएक्शंस गो हैंड इन सेल। हैंड इन हैंड सेल का मतलब है कि सेल के अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस एक ही साथ हो रहे होते हैं, एक ही साथ हो रहे होते हैं। यानी एक तरफ एनाबॉलिज्म हो रहा है और दूसरी तरफ कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एक ही साथ चल रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये इनकी ब्रेक डाउन होती है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की जब ब्रेक डाउन हुई, हमने इसे क्या कहा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की वजह से सिंपलर मॉलिक्यूल बने, सिंपलर सब्सटेंसेस बने। सिंपलर सब्सटेंसेस रीयूज हुए, आपस में मिले। अब यहाँ पर क्या? रीयूज या कंबाइन रीयूज हुए या कंबाइन हुए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पर एनाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म में क्या बना है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस ए जो कि कॉम्प्लेक्स
सब्सटेंस है। हमने ए सब्सटेंस से सी सब्सटेंस बनाना है। अब ए सब्सटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की सबसे पहले कैटाबॉलिज्म होगी। कैटाबॉलिज्म से क्या बनेंगे? छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, यानी कि एनाबॉलिज्म होगी, और फिर ये जो सब्सटेंस है ये सी बनेगा। कहने का मकसद ये है कि सेल के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये कोऑर्डिनेटेड रिएक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हैं। ये नहीं हो सकता कि सेल के अंदर सिर्फ कैटाबॉलिज्म हो और एनाबॉलिज्म हो ही ना, ऐसा नहीं है। सेल में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हमेशा साथ साथ हो रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इंटर कन्वर्जन कहते हैं कन्वर्ट, इंटर कन्वर्जन कहते हैं कन्वर्ट। कार्बोहाइड्रेट का लिपिड और प्रोटीन में कन्वर्ट होना, ये एक अच्छी एग्जांपल है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस की। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, और ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है ऑफ कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस की। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।